हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लाइट चैप्टर के थर्ड पार्ट को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन इज द फिनोमेना इन विच अ रे ऑफ लाइट bends from its path at the surface of separation of two media when it travels from one medium to another medium। क्या मतलब है, हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो इसमें ये एक मिरर था, लाइट की रे ऐसे आई थी और रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई थी। लेकिन अब हम पढ़ेंगे ये एक ग्लास स्लैब है। सपोज़ लाइट की रे ऐसे आती है लेकिन यहाँ पे आके वो अपना पाथ चेंज कर लेती है और बाहर निकल जाती है। तो ये वाली जो रे है ये इंसिडेंट रे है जो किसी भी मीडियम को चेंज कर रही है। ये हो गया मीडियम जहाँ पे लाइट की रे आ रही है। यहाँ पे इसका नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद ये रिफ्रैक्ट हो गई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइट की स्पीड कुछ और थी और यहाँ पर लाइट की स्पीड कुछ और हो गई क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। उसके बाद जैसे ही ये बाहर निकलती है तो ये इमर्जेंट रे कहलाती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, हम सपोज़ करते हैं कि ग्लास स्लैब है, मतलब कांच की एक स्लैब है जिस पर लाइट की रे आई। वो इस तरह से आई थी लेकिन यहाँ पे आते ही इसने अपना पाथ चेंज कर लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ ये एयर में थी और अभी ग्लास में आ गई और जैसे ग्लास से बाहर निकली थी तो ये जो पिछली वाली थी उसी तरह से निकल गई थी। तो ये कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके लिए आप ये वाला डायग्राम भी देख सकते हो रिफ्रैक्शन के लिए। ये वाला डायग्राम, इसमें भी साफ समझ में आ रहा है। देखो ये जो पेंसिल है ये हमें यहाँ पे ऐसे दिख रही है लेकिन ये जैसे ही पानी में जाती है इसका ये हमें अलग दिख रही है। ये देखो क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे लाइट की स्पीड कुछ और है और वाटर में लाइट की स्पीड कुछ और है, तो यहाँ पे इसको हमें बेंट हुई भी दिख रही है। अब है द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज़ ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। क्यों होता है रिफ्रैक्शन? जब लाइट की स्पीड चेंज होती है तो जब वो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है और यहाँ पर आकर हमें कोई भी चीज़ बेंट हुई भी दिखाई देती है। हैंस द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट कॉजेज रिफ्रैक्शन। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट कॉजेज रिफ्रैक्शन, तो इसमें लिखेंगे द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट कॉजेज रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब आगे आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के दो लॉज होते हैं, उसको समझने से पहले हम ये वाला डायग्राम समझेंगे। ये देखो ये एक ग्लास की स्लैब है, देखो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इसमें लाइट आती है, लाइट की रे आई एयर से, ये एयर है, ये लिखा है एयर, अंदर ग्लास है, वापस से ये एयर में ही जा रही है। तो अब ये लाइट देखो किस तरह से आई थी, ये आई थी लेकिन यहाँ पे कायदे में इसे ऐसे ही जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही ग्लास में जाती है इसका पाथ चेंज हो जाता है। लेकिन फिर से देखो जब ये बाहर निकलती है तो इसने अपना पाथ फिर से चेंज कर लिया। क्यों चेंज किया? क्योंकि अभी ये इसके पैरेलल ही जाएंगी, क्योंकि यहाँ भी एयर में थी और यहाँ भी एयर में है, तो ये दोनों तो पैरेलल होंगे लेकिन ग्लास में इन दोनों में चेंज आ गया था। यही हमें पढ़ना होता है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये एक ग्लास स्लैब है तो जो लाइट की रे आ रही है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, जो कि रिफ्रैक्ट हो गई उसे रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। और इनके साथ हम एक नॉर्मल बनाते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। रिफ्रैक्शन और नॉर्मल के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और जो रे बाहर निकलती है उसे कहते हैं इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। और ये होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस का। कौन सा? इसमें भी हम यहाँ पे नॉर्मल बना लेते हैं और उस नॉर्मल का और इमर्जेंट रे का जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं। अब आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। व्हेन अ लाइट रे सफर्स रिफ्रैक्शन ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट ओबेज टू लॉज नोन एज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जैसे हमने रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़े हैं ऐसे रिफ्रैक्शन के लॉज हैं। तो पहला लॉ है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो अगर ये ग्लास स्लैब है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पर आ रहे हैं तो ये कहलाता है फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ होता है
द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब साइन आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। देखो, इंसिडेंट साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया and for a given wavelength of light. This is also called the Snell's law. तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एक्सप्लेन द स्नेल्स लॉ या एक्सप्लेन द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, या फिर व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, एक्सप्लेन, या व्हाट डू यू मीन बाय साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो हमें इन सब में एक यही बताना है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आता है लेंसेज। लेंसेज क्या होते हैं, स्फेरिकल लेंसेज। अ लेंस इज ए पोर्शन ऑफ अ ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस आउट ऑफ विच एट लीस्ट वन सरफेस इज कर्व, जिसमें सिर्फ एक सरफेस कर्व होगा। द अदर सरफेसेस में बी प्लेन और कर्व, एक सरफेस तो कर्व होगा, दूसरा सरफेस प्लेन भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। जैसे ये है, ये एक तरफ से कर्व हो या फिर दूसरी तरफ से भी कर्व हो, तो इसी तीन तरह से बन सकते हैं, या तो ये हो या फिर ये हो या फिर ये हो। ये तीनों ही स्फेरिकल लेंसेज हैं। इसी तरह से दूसरा लेंस आता है, वो इस तरह से होता है। अब या तो ये हो जाए या फिर ये हो जाए, ये तीनों ही लेंस है, ठीक है। कोई सा भी एक सरफेस इनका कर्व होना ही चाहिए, तभी वो लेंस कहलाएगा। द अदर सरफेस में भी प्लेन और कर्व, दूसरा सरफेस प्लेन हो या कर्व हो, डजेंट मैटर। लेंसेज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस प्रॉपर्टी। तो लेंस दो तरह के होते हैं, कन्वर्जेंट लेंस और डाइवर्जेंट। तो कन्वर्जिंग लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस और डाइवर्जिंग लेंस होता है कॉनकेव लेंस। तो देखो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस को अगर हम देखते हैं तो ये है हमारा, ये है कॉन्वेक्स लेंस जो कि कन्वर्जिंग है, ये है कॉनकेव लेंस जो कि डाइवर्जिंग है, ठीक है। अ कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो बीच में से थिक होता है ऐसे, और एंड थिनर एट द एजेस, मतलब एजेस किनारों पे से तो थिक होगा, थिन होगा, और बीच में से थिक होगा। तो ये देखो, बीच में से थिक है और एजेस से थिन है, ये कहलाएगा कॉन्वेक्स लेंस। और कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंसेज आर थिनर एट द मिडल, ये बीच में से पतले होते हैं और किनारों से मोटे होते हैं। तो थिनर एट द मिडल एंड थिकर एट द कॉर्नर्स, तो ये कहलाता है कॉनकेव लेंस, या इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम टू बी द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू इट्स स्पीड इन स्पेसिफिक मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो रेशियो होता है, इसीलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती। कभी कभी आ जाता है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एज आंसर क्या होगा, एज वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो, सो इट डजेंट हैव एनी यूनिट, ठीक। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, इट इज़ डायमेंशनलेस, ये जो है इसका कोई डायमेंशन नहीं होती। इट इज़ द नंबर दैट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स स्लोअर देन a light weight would be in the material than it is in vacuum। मतलब कोई भी मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है और किसी वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या है, उसका रेशियो निकालते हैं, उसको हम कंपेयर करते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल n, तो इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय, तो क्या होता है, n इज इक्वल्स टू c अपॉन v। तो c हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, v हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सब्सटेंस। द वैक्यूम हैज़ ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो वैक्यूम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होती है, याद रखना। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अदर मटेरियल्स कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द अबव इक्वेशन। हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितनी ज़्यादा किसी भी चीज़ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर होगी, ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी और उसमें लाइट उतनी ही धीरे धीरे
चलेगी, मतलब स्लोअर, उसकी स्पीड उतनी ही कम होगी। देखो ऐसे समझो जैसे एक भीड़ वाली जगह है, ये एक भीड़ वाली जगह है और ये खाली जगह है, तो आप किस में ज़्यादा इजीली चल पाओगे? ऑब्वियसली इसमें तो आपको टिक ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा, टाइम लगेगा, और इसमें सीधे निकल जाओगे। तो यही होगी, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। ये डेंसर है और ये रेयरर मीडियम है। अब क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीडियम। किस पर डिपेंड करती है? मटेरियल पर डिपेंड करती है, डेंसिटी पर डिपेंड करती है और वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की वेवलेंथ पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करती है। अब क्या है, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। ये देखो इससे क्वेश्चंस आते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया एज द लाइट प्रोपेगेट्स विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया। लाइट जो है अलग अलग स्पीड में चलती है अलग अलग मीडियम में। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि ये वाला ही देखा था हमने कि एयर में ऐसे चल रही है, यहाँ पे आके ऐसे हो गई, यहाँ पे आके फिर ऐसे चली गई। तो ये क्या था? एयर था, और ये है ग्लास। तो दो अलग अलग मीडियम हैं, दोनों अलग अलग मीडियम पे लाइट की स्पीड भी अलग अलग होगी। एयर में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी, ग्लास में लाइट की स्पीड कम होगी। और एक चीज़ और है, अगर कोई भी, एयर जो होता है वो रेयरर मीडियम होता है, ग्लास डेंसर मीडियम होता है। और एयर में जो लाइट की स्पीड है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। जैसे जैसे हम डेंसर मीडियम में जाते जाएंगे टूवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ होती चली जाएगी। तो अगर एयर में इसका एंगल 45 डिग्री था तो यहाँ पर आके इसका एंगल ग्लास में आके 30 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया एज द लाइट प्रोपेगेट विद डिफरेंट मीडिया इन डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया। तो अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड भी अलग अलग होती है। इफ़ द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 into मीडियम 2 देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम n1। इफ़ द लाइट इज ट्रेवलिंग, लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या होगा? जो भी होगा, देखो n21 है, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अगर हमने यहाँ पे n21, स्मॉल n होता है पहली बात, तो अगर हमने यहाँ पे n21 लिखा है तो यहाँ पे लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब अगर इसका ही उल्टा हम ऐसे कर लें कि मैं ये कह लूँ स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो स्पीड ऑफ लाइट इन 2 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 1। तो जो भी चीज़ यहाँ है वो यहाँ आएगी और जो चीज़ यहाँ है वो यहाँ आएगी। यहाँ पर भी देख लो ऐसे ही सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो क्या आएगी? n विद रिस्पेक्ट टू 2, तो 2 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, यहाँ पे 1 ऊपर आ गया, 2 नीचे आ गया। तो याद रखना जिसके लिए पूछी है उसके अकॉर्डिंग हम रखेंगे। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज़ 2.42। डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो बहुत थिकर या डेंसर मीडियम होता है। इट मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और वैक्यूम 2.42 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब उतनी ही स्लो रहती है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है यह, उसको देखते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो ये हो गए एब्सोल्यूट। अगर हम किसी का कंपेयर वैक्यूम से कर रहे हैं तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और अगर हम दो अलग अलग मीडियम की बात करें तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर इज कंसीडर्ड टू बी इट्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज़, ये भी रेशियो ही होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ये क्या होता है? n इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये होता है। ठीक है, अब आता है रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब विद पैरेलल फेसेस। तो अगर दो पैरेलल फेसेस हैं तो ये एक एक्टिविटी है
The refraction takes place at both air glass interface and glass air interface have the following characteristic। तो सबसे पहले when a light ray travel from air to glass, ये है ग्लास, एयर से ग्लास में आ रही है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये देख लो क्योंकि बेंट हो जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सो रे बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल की तरफ बेंट हो गई, ये देखो इधर की तरफ, और ये दूर है, तो यहाँ पे एंगल आई इज बिगर देन एंगल आर। ठीक है, अब सेकेंड है व्हेन ए लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम ग्लास टू एयर। अब अगर ये थी लाइट की रे, ये ऐसे आई थी, ऐसे आई है, अब ग्लास, ये ग्लास है और ये एयर में जा रही है, तो अब ये क्या हो गया, देखो ग्लास टू एयर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ग्लास एयर इंटरफेस, एंगल ऑफ इमरजेंस भी बोल देते हैं उसको, ऑफ लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कैसे, क्यों हुआ ऐसा, देखो ये एक लाइट की रे है, ये ऐसे आई, तो ये इसका नॉर्मल है और ये यहाँ पे ऐसे बेंट हो गई, लेकिन अब ये वापस एयर में जाएगी तो उसी स्पीड में जाएगी जिसमें ये पहले जा रही थी, ये इस स्पीड में जाएगी, तो यहाँ पर भी इसका नॉर्मल बना दे, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इमरजेंस ज़्यादा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वजह से। तो जब कोई भी लाइट की रे ग्लास, एयर से ग्लास में आती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और जब लाइट की रे ग्लास से एयर में जाती है तो एंगल ऑफ इमरजेंस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। थर्ड है इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ज़ीरो, दैट इज इंसिडेंट रे इज नॉर्मल टू द इंटरफेस, द रे ऑफ लाइट कंटिन्यूज टू ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो अगर ये चीज़ ज़ीरो है तो वो ऐसे ही, अगर कोई भी लाइट की रे इस तरह से आ रही है तो वो ऐसे ही जाती चली जाएगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। द एंगल ऑफ इमरजेंस एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल। एंगल ऑफ इमरजेंस, तो ये बोला है इन्होंने ये बात, ये और ये, तो ये एक नॉर्मल है और ये एक नॉर्मल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। ये तो आपने मैथ में भी पढ़ा हुआ है। दैट इज लाइट रे इज शिफ्टेड साइडवर्ड स्लाइटली, वो सिर्फ शिफ्ट होगी, ऐसा नहीं है कि वो अपने पाथ को ही चेंज कर दे, अपनी स्पीड को चेंज कर दे। अगर एयर से ग्लास में गई है तो चेंज होगी और ग्लास से एयर में गई है तो चेंज होगी, लेकिन एयर से ग्लास में आके ग्लास से वापस जब एयर में जाएगी तो जो एयर से जब ग्लास में एंटर करी थी सेम पाथ को फॉलो करेगी बाहर निकलते हुए। फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज़ प्रोपोर्शनल, जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी ये उसी के एंगल भी बढ़ता चला जाएगा। फॉर द सेम थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द, यही बात इन्होंने यहाँ पर बोली है। अब आता है टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन लेंसेज, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी इसके बारे में, तब तक आप इसको एक बार और सुनकर अच्छे से इसको तैयार करिए।